सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। रेशमी, ममता, हर्ष, आकाश, दिशा, सोनू, प्रियंका, कुमकुम, वेरी वेरी गुड। हेलो 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 सर, ये सेशन कब तक कंटिन्यू करेगा। आई थिंक दिस सेशन विल रैप अप इन 40-45 मिनट्स। 40-45 मिनट में मोड़ा माड़ी ये सेशन निपट जाना चाहिए। स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे सारे के सारे प्यारे प्यारे इंटर स्टार्स का एकदम बढ़िया तरीके से। जल्दी से बता दो, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक एकदम बढ़िया तरीके से पहुंच रही है। इज द ऑडियो वीडियो ऑल गुड। फटाफट वीडियो पे लाइक करेंगे, लाइक करके वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। ऑल गुड सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो जी, ये आज वॉइस थोड़ी बढ़ा दें। हाँ, अब बजाओ सर। चलो सर, ऑसम। नाउ लेट्स बिगिन विद द आरटीपी जैन 25। क्या सर, जितने भी न्यू क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी न्यू क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी में कवर्ड थे और क्वेश्चन बैंक में कवर्ड थे और हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, उनको मैंने यहां पे डुप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए वापस नहीं उठाया है। जितने भी क्वेश्चंस आईसीआई ने नए डाले हैं इन द आरटीपी जैन 25, वो सारे के सारे हम डिस्कस करके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केस सिनेरियो की, और केस सिनेरियो के लिए हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये कहता है, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड चीज जो भी जरूरत लगती है तो हम केस सिनेरियो में देखते हैं। ये कहता है विच ऑफ द सैंपलिंग टेक्निक वाज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले कहता है पावर, टेलीफोन एंड फ्यूल चार्जेस। सारे बच्चे मेरे साथ आओ यहां पे, क्या पावर, टेलीफोन और फ्यूल चार्जेस की बात कर रखी है। हाँ, ये कहता है रैंडम नंबर टेबल वर यूज्ड। रैंडम नंबर टेबल वर यूज्ड। अगर मैं बोलता हूं रैंडम नंबर टेबल यूज हुई है, तो ये कौन सी सैंपलिंग है। आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हुए चलना है चैट बॉक्स में, सर दिस इज रैंडम सैंपलिंग। ये कहीं ना कहीं रैंडम सैंपलिंग की बात हो रही है। वेरी गुड। तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं, तो ऑप्शन में पहला पार्ट जो है रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग यहां पे मैच हो गया। ऑप्शन बी गया पानी में। इसके बाद चलो ऑफिस एंड स्टेशनरी की बात करते हैं। अगर मैं ऑफिस स्टेशनरी की बात करूं, तो यह कहता है यहां पे कोई भी स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज नहीं हुआ। तो जब शुभम सर बोलते हैं कि कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज नहीं हुआ, इसको क्या बोलते थे, हफाजार्ड सैंपलिंग। हम इसको बोलते थे हफाजार्ड सैंपलिंग। हफाजार्ड नहीं होता सर, हैफिजार्ड सैंपलिंग होता है। ओहो हो, एकदम सोबोज हो तुम लोग। सोबोज कौन होते हैं सर, साउथ बॉम्बे वाले। तो अगर मैं देखूं सेकंड ऑप्शन में हफाजार्ड सैंपलिंग किधर लिखा है, सर यहां लिखा है। तो यानी ए पॉइंट भी कट गया, ए पॉइंट भी कट गया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद ये कहता है ट्रेवल एक्सपेंस। तो अगर मैं यहां पे ट्रेवल एक्सपेंस की बात करूं, तो कह रहे जो भी ट्रांजैक्शन 8000 के ऊपर होगी, एनीथिंग विच इज अबव 8000, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये कौन सी सैंपलिंग होती थी सर, हम इसको बोलते थे वैल्यू वेटेड सैंपलिंग। ये वैल्यू वेटेड सिलेक्शन होती थी, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग। मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, यस और नो, यस सर। अब मॉनेटरी यूनिट देखते कहां कहां मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, दुष्ट कहीं का। इसके बाद आता है आखिरी में सेल्स। अब सेल्स को पकड़ते हैं। यह कहता है सेल्स के केस में फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस फ्रॉम द सेल्स बुक वर सिलेक्टेड। तो मुझे एक बात बताओ, क्लास में जो बच्चे साथ बैठे होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होती है, बाकियों से अलग होती है। यह कौन सी सैंपलिंग थी सर, इसको कहते थे ब्लॉक सिलेक्शन। इसको कहते थे ब्लॉक सिलेक्शन। आपने एक ब्लॉक ऑफ चीजें पकड़ ली, तो जो इनवॉइसेस साथ में हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, बाकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी। तो ये जो चीज है, ये कभी भी आप ऑडिट में यूज नहीं कर पाते। तो लास्ट में हमारे पास आता है ब्लॉक सिलेक्शन, और ब्लॉक सिलेक्शन लिखा है यहां पे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। हो गया, हो गया सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। विच ऑडिट प्रोसीजर वॉज मिस्टर सुरेश इंटेंडेड टू परफॉर्म बाय कंपेयरिंग द सैलरी एक्सपेंस। वैसे तो मेरे को लगता है क्वेश्चन पे जाने की जरूरत भी नहीं है, बट आप थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ। मैं सैलरी एक्सपेंस को कंपेयर कर रहा हूं, मैं कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहा, मैं कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहा, ना मैं इनका प्रोसेस देख रहा हूं, मैं सैलरी एक्सपेंस को कंपेयर कर रहा हूं। तो जब भी मैं इस तरह का टाइम पास करता हूं, एक चीज को दूसरी से कंपेयर वगैरह करता हूं, ये क्या होता है
सर दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एक बार अगर आप रीड भी करना चाहो तो यहां पे देख सकते हो, इन्होंने कहा, इन्होंने कंपेयर किया सैलरी एक्सपेंस को विद द करंट ईयर विद द प्रीवियस 5 ईयर। अच्छा एक बात बताओ, जब भी मैं इस साल की चीज को पिछले सालों से कंपेयर करता हूं, ये एनालिटिकल प्रोसीजर तो है, बट ये कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर है? अमन जैन के लिए हो जाए ढेर सारी तालियां। वेरी गुड अमन, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। जब भी आप करंट ईयर की फिगर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हो, इसको हम ट्रेंड एनालिसिस का नाम दे देते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगर मैं एक लेवल और आगे जाऊं तो ट्रेंड एनालिसिस आ सकता है। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय थर्ड पार्टी? ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी होती है उसके केस में हमको ये चीज नहीं करना। तो सबसे पहले कहता है कि हमको कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द थर्ड पार्टी। सर ये बात तो ठीक लग रही है। सीए राज शुड परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री बेस्ड सोलली ऑन द कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड्स। अच्छा, सीए राज शुड रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी टू अलाउ हिम टू फिजिकली इंस्पेक्ट द इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय देम। कई बार जा सकता है, खुद भी इंस्पेक्ट कर सकता है। सीए राज should review the terms of agreement between the company and third party to understand the responsibilities with respect to inventory management। सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट बताएंगे, सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट बताएंगे कि इनमें से क्या होना चाहिए। बच्चा कह रहा है बी होना चाहिए, बच्चा कह रहा है कहीं ना कहीं सर यहां पे बी होना चाहिए। एक मिनट मेरे को देना, लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन फ्रेमिंग इज राइट और नॉट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हरि ओम हरि हरि ओम हरि। Come on to the radio on it's Friday night and I want it no। हाँ जी मित्रों, क्वेश्चन की फ्रेमिंग एकदम सही है। मुझे ये बताओ, जब भी हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज की, जब भी हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज की, तो हमें इन्वेंट्री की क्या जाननी होती है? सर हमको इन्वेंट्री की दो चीजें जाननी होती है, एग्जिस्टेंस और कंडीशन। क्या शुभम सर ने कभी भी इस तरह की बात की थी कि हम वैल्यूएशन में थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे? बताना। निकिता ने भी एकदम सही कहा, कृष्ण ने भी एकदम सही ऐसे पहचाना, मेहुल ने भी एकदम सही बोला, दिशा, गर्वित, एवरीवन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। डिड वी एवर टॉक अबाउट वैल्यूएशन एंड ऑल? द आंसर इज नो। सो यहां पे अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन हमको करवानी है, ये गलत हो जाएगा सर, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। दिस इज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आईसीआई बहुत मजे लेने की कोशिश करेगी, बट आपने अपने कॉन्सेप्ट्स पे, आपने अपने बेसिक्स पे टिके रहना है। अब सर एक बात बताओ, ये कह रहा है कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हुआ जब आप कलेक्ट कर रहे हो रेंट एग्रीमेंट? ये कह रहा है आप रेंट एग्रीमेंट वगैरह कलेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में देखूं, ये कह रहा है कि यहां पे 100 स्टोर हैं जो कंपनी चला रही है ऑन अ रेंटेड प्रीमाइस। हमें यहां पे रेंट एक्सपेंस देखना है कि ठीक से अकाउंट हुआ। इसके लिए हमने मैनेजमेंट को बोला रेंट एग्रीमेंट दो, हम इसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन करेंगे। तो जब भी मैं किसी डॉक्यूमेंट की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता हूं या किसी एसेट की फिजिकल इंस्पेक्शन करता हूं, उसको क्या कहते हैं सर? उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, रीपरफॉर्मेंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहां पे आपका इंस्पेक्शन आ जाएगा। अब आ जाओ सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इन द गिवन केस ऑडिट टीम ऑफ सीए राज डिस्कसेस द sufficiency and appropriateness of audit evidence. In the context of Joy Limited's audit, team was considering various factors affecting the sufficiency. Which of the following is not a factor which will influence the sufficiency? इससे पहले कि मैं फैक्टर आपको पढ़ाऊं, मुझे बताओ, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो कौन है जिसको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शॉपिंग करनी है? सर मिसेज। जो हमारी मिसेज हैं उनको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शॉपिंग करनी है। तो मुझे बताओ, एम फॉर मटीरियलिटी, सर ये तो फैक्टर होता है। आर फॉर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी होता है। एस फॉर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ये भी होता है। बट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और इस तरह की टाइम पास वाली चीजें नहीं होती। लर्न विद फन। क्या क्लास वाली टेक्निक काम आ गई? नहीं आ गई? आ गई सर।
तो यहां आपका सारा का सारा आंसर डन डनाडन डन। अब यहां पे अगर मैं इंडिविजुअल एमसीक्यूज की बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन 1 की। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यह भी बताना कि कौन सी टेक्निक से हमने ये क्वेश्चन किया था। सीए सुमित ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द ऑडिट फाइल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ब्रीफ्ड हिज टीम ऑन द चेंजेस टू बी मेड टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मुझे बताओ असेंबली करते वक्त कौन से चेंजेस हैं जो कर सकते हैं, असेंबली करते वक्त कौन से चेंजेस हैं जो कर सकते हैं। तो सर आपने हमको सिखाया था कि कहीं ना कहीं एसडी स्क्वायर अलाउड है, एसडी स्क्वायर अलाउड है। सर एसडी स्क्वायर का क्या मतलब था, आप सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हो, आप सॉर्टिंग और रेफरेंसिंग वगैरह कर सकते हो। दूसरी चीज अपन क्या कर सकते हैं, जो कंप्लीशन चेकलिस्ट होती है आप उस पर साइन ऑफ कर सकते हो कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया। उसके अलावा जो भी आपके सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। प्लस आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, जो प्रोसीजर्स आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो और जो एविडेंस आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन इज अलाउड। तो क्या सॉर्टिंग अलाउड है? यस सर। डिलीशन अलाउड है? यस सर। साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन चेकलिस्ट अलाउड है। तो इसने यही पूछा है कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं। सो ए बी और ई, ए बी और ई कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। हाँ हमने टेलीग्राम पे भी आपसे सवाल पूछा था। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सीए राव इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी विच इज अ लार्ज क्लाइंट। ही इज इन्फॉर्म्ड बाय द क्लाइंट सीएफओ कि अगर तुमने डेफिशिएंसी रिपोर्ट करी तो हम तुमसे फ्यूचर एंगेजमेंट नहीं कराएंगे। तो अगर क्लाइंट इस तरह की धमकी दे रहा है, अगर क्लाइंट इस तरह की धमकी दे रहा है तो क्या ये मेरा रिश्तेदार है? नहीं सर, ये रिश्तेदारी वाली फील तो आई नहीं यहां पे सिंपैथेटिक फील तो आ नहीं रही। क्या ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, कोई मेरा पैसा इन्वॉल्व है? नहीं सर। क्या यहां पे कोई एडवोकेसी थ्रेट है, मैं क्लाइंट को प्रमोट कर रहा हूं? नहीं सर। जब भी क्लाइंट इस तरह से डराता धमकाता है, दिस इज अ इंटिमिडेशन थ्रेट। सबने एकदम सही जवाब दिया, ढेर सारी तालियां। बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक करते चलेंगे मित्रों। लाइक टारगेट 100 to 100 रेशियो होना चाहिए, जितने बच्चे उतने लाइक्स। चलो जी देखते हैं जी, आ जाओ जी क्वेश्चन 3 पे आ जाओ मित्रों। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। सीए कौशल द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फेमो लिमिटेड ओब्टेन द ट्रेड रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट। सर ये एजिंग रिपोर्ट इसने क्यों ली? क्योंकि जितना पुराना डेटर उस हिसाब से उस पर उतना प्रोविजन बनना चाहिए। तो मुझे बताओ डेटर की कौन सी अजर्शन होती है जिसके लिए आप प्रोविजन की बात करते हो? क्या प्रोविजन का कितनी अजर्शंस होती है डेटर की? ERCV। एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना है? नहीं सर। राइट से कोई लेना देना है? नहीं सर। कंप्लीटनेस से कोई लेना देना है? नहीं सर। इसका लेना देना है वैल्यूएशन से, कि डेटर की वैल्यू ठीक निकले, इसके लिए प्रोविजन माइनस करना पड़ता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वैल्यूएशन। मुझे बताओ एमसीक्यूज में कोई दिक्कत थी क्या? कैसे लगे एमसीक्यूज करके? और पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में रेडी। 10 मिनट में पूरे के पूरे एमसीक्यूज डन डनाडन डन, इजी पीजी सर। चलो अब आओ मेरे साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। आपने इसको पहचानना है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? साथ में रीड करेंगे एकदम बढ़िया वाला। चलो सर। RST लिमिटेड इज अ रिटेल कंपनी विच हैज सेट अप अ इंटरनल कंट्रोल। सर इसका इंटरनल कंट्रोल क्या है? जितने भी इनवॉइसेज हैं उन पे ठप्पा लगेगा, उन पे साइन होगा बाय अ ऑथराइज्ड पर्सन इन द गुड्स रिसीविंग सेक्शन। ये जो ठप्पा लगेगा इस पे डेट भी आएगी, टाइम भी आएगी ऑफ द रिसीविंग गुड्स। इससे ये इंश्योर होगा ओनली दोज परचेज बिल्स आर प्रोड्यूस फॉर पेमेंट जिनमें गुड्स एक्चुअली रिसीव हुई हैं। ऑडिटर ने देखा कि जो 2 एम्प्लॉइज थे, एक तो गुड्स रिसीव करने वाला और जो अकाउंट्स का बंदा, ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे ताकि इस कंट्रोल की बैंड बजा सके। ये लोग फेक इनवॉइसेस पे पेमेंट्स करे जा रहे थे, ठीक है सर, फॉर द गुड्स विच वर नेवर रिसीव्ड। सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, इधर देखो, क्या हमने इसके रिगार्डिंग जो केस है क्लास में डिस्कस किया था? हैव वी डिस्कस दिस केस इन वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द क्लास? सर इतनी सारी क्लासेस थी, हमको क्या याद आएगा? मैंने कहा आओ मेरे साथ, मैंने कहा आओ मेरे साथ। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेनी है और ऑडिट रिस्क को 0 क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग।
इनहेरेंट लिमिटेशन में पहला टॉपिक पढ़ाया था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसमें हमने इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस की बात की थी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मैंने क्या बताया था, आईसीआई का एग्जांपल है, मैंने क्लास में इसको बस चित्रकारी से बताया था कि सपोज एक इनवॉइस आता है परचेज का, तो वो जो इनवॉइस है वो पेमेंट से पहले एक बंदा होगा जो इनवॉइस पे स्टैंप लगाएगा कि गुड्स रिसीव हो गई, डेट आ गई, क्वांटिटी आ गई। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि कहीं ऐसा ना हो पेमेंट हो जाए और गुड्स रिसीव ना हो। अब सर इसमें क्या झोल हो सकता था? कम ऑन, अब इसमें क्या झोल हो सकता था कि हो सकता था सप्लायर जो है वो कोई गुड्स भेजता ही नहीं है और यहां पे स्टैंप हो जाता है और अकाउंट्स वाले पेमेंट कर देते हैं, तो सप्लायर, अकाउंट्स वाला और गुड्स वाला तीनों मिलके, मान लो जो कंपनी से पेमेंट गई 3 लाख रुपए की, सबने 1-1 लाख रुपए बांट लिए। तो क्या एक बात बोलूं, ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग नहीं हो गई? हो गई सर। अब हमें अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है, सारे के सारे बच्चे इधर देखेंगे, हमें अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है, इधर देखो। तो आईसीआई पूछता है सबसे पहली चीज, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एसए 200 में आपको सिखाया गया है? तो सर हमको सिखाया गया था आरे हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस, हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एक बार हमको रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो हम क्या एक्सप्रेस कर पाएंगे? हम अपना ओपिनियन दे पाएंगे। ओ, ओपिनियन किसको लेके? कि जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बने हैं जैसे बनने चाहिए थे। दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। और जब ओपिनियन आ जाएगा तो इशिका ने बिल्कुल सही कहा, घर लेके नहीं जाएंगे, घर लेके नहीं जाएंगे सर, उसको रिपोर्ट देके जाएंगे। सो रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द एसेस। क्या फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद ये कहता है also explain why the auditor can provide only the reasonable not an absolute assurance। तो इसका आंसर है inherent limitations of auditing। ये कहता है inherent limitations of auditing बता दो। तो हमने यहां पे क्या सारी inherent limitations of auditing की headings लिख दी? सारी headings पहचानेंगे। ये कहता है ऑडिट में ढेर सारी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उनकी मजबूरी। दूसरी लिमिटेशन हमारी मजबूरी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और ऑडिट प्रोसीजर में हम फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे फ्यूचर इवेंट्स। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, ये जो सारे मैंने आपको नाम दिखाए, इनमें से किस पे हमको फोकस करके आंसर लिखना है? बिकॉज आखिरी में इन्होंने कहा है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस तो बताओ इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन सिचुएशन। तो गिवन सिचुएशन में कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन पे फोकस करना है? पांचों की पांचों या किसी एक पे? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे फोकस करेंगे हम, कहीं ना कहीं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे फोकस करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बदमाशों, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही इंटरनल कंट्रोल वाली बात होती है। क्या इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट प्रोसीजर से कोई लेना देना है इनहेरेंट लिमिटेशन का? नहीं सर। क्या फ्यूचर इवेंट से कोई लेना देना है? नहीं सर। क्या इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना है? नहीं सर। तो लॉजिकल सी बात है ना कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली 3 बातें लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगती है जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, उस जजमेंट में है सब्जेक्टिव डिसीजन, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड द थर्ड पॉइंट वाज कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इंटरनल कंट्रोल लगाना। और हो सकता है इंटरनल कंट्रोल से अनरिलायबल इंफॉर्मेशन है ड्यू टू द ओन लिमिटेशंस। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो एकदम लॉजिकली आपने अपना आंसर यहां पे फ्रेम करके चलना है। तो यही पूरी की पूरी बात आप लिखोगे और आखिरी में लिखोगे कि ये जो 2 लोग मिल गए इसको हम प्यार से बोलते हैं कॉल्यूजन, एंड कॉल्यूजन इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड कंक्लूड कर दो कि इसी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पाता। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। कम ऑन। वर्षिता कह रही है यहां पे लीगल लिमिटेशन नहीं होगी, फेक इनवॉइस। यहां पे बाबू फेक इनवॉइस वाला पॉइंट ही नहीं है ना। यहां पे एक जो गेम है वो इनवॉइसेस की वो वाली नहीं है कि इनवॉइसेस में चेंजेस करे गए हैं। यहां पे मेन गेम यही है कि 2 एम्प्लॉइज मिल रहे हैं। अगर मेन पॉइंट फेक इनवॉइस होता तो फिर हम ऑडिट प्रोसीजर की तरफ जाते। आप समझ रहे हो?
मेन पॉइंट है इन दोनों लोगों का मिलना, तो इंटरनल कंट्रोल वाले पॉइंट पे मैंने फोकस करके दिया। गुड डाउट, बट यस, इस तरह से आपने सोचना है। रेडी सर? सारे बच्चे लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की और मुझे बताओ इसमें क्या आना चाहिए। ये कहता है फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स बताओ दैट द एंगेजमेंट टीम शुड कंसीडर व्हेन डिटरमाइनिंग द आंटी ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। कितना डायरेक्ट करना है, कितना सुपरवाइज करना है, कितना रिव्यू करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? सर ये आप क्या कर रहे हो? सर ये आप क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं जो तुमको मैंने डायग्राम बनवाया था क्लास में, वो ही कर रहा हूं बदमाशों, जो तुमको मैंने एकदम क्यूट क्यूट सी बात बना के दी थी क्लास में। कहाँ है सर वो? आओ मेरे साथ। कहाँ गया, कहाँ गया? पहले एंटिटी, फिर एंटिटी का एरिया, एरिया में रोमम, रोमम के बाद हम देखते थे बंदा कौन है जो काम कर रहा है। आओ ना, कहाँ हो तुम? ये रहा, ये रहा। सर सबसे पहले हम देखते हैं एंटिटी, एंटिटी का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है तो ज्यादा डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करना पड़ेगा। एंटिटी में फिर देखो कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट है जो आप चेक कर रहे हो, फिर देखेंगे उस एरिया की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर रोमम ज्यादा है तो टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, एंड लास्ट में एक्चुअल में जो बंदा है वो काम कौन कर रहा है, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज हैंडलिंग द एरिया। अगर ये बंदा कॉम्पिटेंट कैपेबल है तो कम डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करने से भी काम चल जाएगा। सो एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है, बस रूप बदल के आया, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे बच्चे देखना ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला सीए मुकुल इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ बीज लिमिटेड, अ लार्ज कंपनी engaged in the manufacturing of FMCG goods. After assessing the internal audit function, CA Mukul decided to use the internal auditor to provide direct assistance. In this context, what is meant by direct assistance? मुझे बताओ डायरेक्ट असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? क्या मैं किसी इंटरनल ऑडिटर को, हाँ छोटू तो ठीक है, छोटू तो फील है, क्या मैं किसी इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्टली ऐसी काम करा सकता हूं, या मुझे उसके साथ 3 मैजिकल लेटर करने पड़ेंगे? मुझे उसके साथ 3 मैजिकल लेटर करने पड़ेंगे। मैं तुमको हिंट देता हूं, मुझे बताओ कौन से वो 3 मैजिकल लेटर थे जो मैंने बोला था डायरेक्ट जब भी आप डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे तो आपको डी डैश डैश करना पड़ेगा। बताओ 3 चीजें क्या बताई थी साथ साथ? वेरी गुड हेतवी, हेतवी ने बिल्कुल सही पकड़ा। हेतवी को पता है भाई किसी से भी काम कराना है तो 3 चीजें तो करनी पड़ेंगी। कमॉन कमॉन कमॉन, आयुषी, अमन, वेरी वेरी गुड। DSR, सामने वाले को डायरेक्ट करेंगे, सर पे खड़े होकर सुपरवाइज करेंगे, और जब वो काम कर लेगा तो उसका काम रिव्यू भी करेंगे। सो डायरेक्ट भी करेंगे, सुपरवाइज भी करेंगे और रिव्यू भी करते हुए चलेंगे। तो अगर आप यहां तक आंसर पढ़ो तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब है आप इंटरनल ऑडिटर को यूज करोगे अंडर द DSR ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। क्लियर है पॉइंट? सर इसको डेफिनेशन बोलते हैं, हाँ इसी को डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है सर। ऑल्सो कमेंट वेदर प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस सीए मुकुल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी रिटर्न एग्रीमेंट। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बोला था कि इंटरनल ऑडिटर को एज अ छोटू रखने से पहले आपको रिटर्न एग्रीमेंट करने पड़ेंगे 2-2? हाँ सर। किस किस के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे? एक तो एंटिटी के साथ रिटर्न एग्रीमेंट कि मैं इंटरनल ऑडिटर से काम करा रहा हूं और तुम इस काम के बीच में टांग नहीं अड़ाओगे। यू विल नॉट इंटरवीन इन द इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग टू द इंटरनल ऑडिटर। तो सबसे पहला रिटर्न एग्रीमेंट होगा एंटिटी के साथ कि इंटरनल ऑडिटर आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा और इन इंस्ट्रक्शंस के बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई इंटरवेंशन नहीं होगी बाय द एंटिटी। ठीक है सर, ये एंटिटी के ऑथोराइज पर्सन के साथ आपने कर लिया। और दूसरी पार्टी कौन है जिसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए? एक तो एंटिटी हो गई, दूसरा इंटरनल ऑडिटर हो गया। उस इंटरनल ऑडिटर को बस इतना बोल देना, जो भी बातें मैं तेरे को बताऊंगा उनको एंटिटी को नहीं बताना, उन बातों को वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा।
प्लस अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट आता है, अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट आता है तो वो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी भी वो हमको आगे इन्फॉर्म करेगा, वो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी भी हमको आगे इन्फॉर्म करेगा। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट वाली बात भी हमको अच्छे से समझ आती है। इसके अलावा सर एक बात और पूछ ली, कितने लालची हो गए ना ये लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजर जहां पे आप इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। सर कौन से एरियाज थे जहां पे हम इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते? तो मैंने कहा था दो चीजें ज्यादा हैं, एक उसका काम है एक अपना काम है। दो चीजें ज्यादा है, एक उसका काम है एक अपना काम है। सर क्या ज्यादा है? या तो जजमेंट ज्यादा है, अगर कोई ऐसा एरिया जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोविजन वगैरह बनाना है लिटिगेशन का, तो वहां पे आप इंटरनल ऑडिटर की मदद नहीं ले सकते। या फिर रिस्क ज्यादा है, देयर इज अ हाई रिस्क, और उस रिस्क एरिया वाले में भी, उस एरिया वाले उस रिस्की एरिया में भी जो जजमेंट है अगेन दैट इज मोर देन लिमिटेड, वहां पे भी जजमेंट ज्यादा है। तो या तो जजमेंट ज्यादा है या रिस्क ज्यादा है, और जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे भी जजमेंट ज्यादा है। एंड उसका काम अपना काम का क्या मतलब है? सर उसका काम का मतलब है ये एक ऐसा काम है जो इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी कर चुका है, या तो वो रिपोर्ट कर चुका है या रिपोर्ट करने वाला है टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट कहता है आपका काम है, तो जो आपका काम है वो खुद ही करो, सामने वाले को डेलीगेट नहीं कर सकते। यानी दीज आर द डिसीजंस दैट एक्सटर्नल ऑडिटर मेक एज पर दिस स्टैंडर्ड, कि उसको इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है या नहीं। तो चारों पॉइंट्स एक बार फटाफट मेरे को रिकॉल कराओ तो हम आगे बढ़ते हैं। दो चीजें ज्यादा, उसका काम अपना काम। क्या ज्यादा था? जजमेंट। हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उस एरिया में भी जो जजमेंट है दैट इज मोर देन लिमिटेड। थर्ड पॉइंट क्या था? वर्क वेयर द इंटरनल ऑडिटर हैज ऑलरेडी बीन इन्वॉल्व एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड और विल बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। लास्ट पॉइंट था जो डिसीजंस आपको लेने अंडर दिस ऐसे। लंबी गहरी सांस अंदर एंड ब्रीद आउट, जस्ट रिलैक्स। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? सारे बच्चे इधर फोकस करके चलेंगे। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सीए अक्षत ने नोटिस किया कि कुछ इन्वेंट्रीज पड़ी है रॉ मटेरियल की एंड कुछ इन्वेंट्री पड़ी है वर्क इन प्रोग्रेस की। कोई 2.5 करोड़ है तो कोई 0.25 करोड़ है। ही वांट्स टू वेरीफाई कि जो अबव मेंशन इन्वेंट्रीज है दे हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। हाउ विल यू प्रोसीड टू वेरीफाई द अबव? सर ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन उस बच्चे से हो जाएगा जिसने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ रखा है। अगर आपने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ रखा है तो फिर बाबू ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो प्लीज आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, एक बार फटाफट इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते। मेरे को जितना याद है मैंने इसका एक प्रॉपर चार्ट बनवाया था आपको, एकदम क्यूट क्यूट सी चार्ट बनवाई थी। तो आ जाओ एक बार उस चार्ट से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर है तो अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी May 23 में आया हुआ है, तो एक बार फटाफट देखते हैं सर क्या कह रहा है। वैल्यूएशन के केस में एक आता है रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल, एक आता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक आता है फिनिश गुड। मैं तीनों साथ में रिवाइज करा देता हूं, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल की। वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? जो अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगी? सर रॉ मटेरियल है ना, जो कॉस्ट लगी है वही इसकी वैल्यू है, जो कॉस्ट लगी है वही इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहली चीज है एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इंक्लूडेड। तो जो इसका परचेज प्राइस रहेगा, जो मटेरियल लाने का फ्रेट लगेगा वो भी इसका पार्ट बन जाएगा। प्लस अगर आपने कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह दी है जो नॉन रिफंडेबल नेचर की है तो वो भी इसका कॉस्ट बन जाएगी। क्या ये बेसिक सी बात क्लियर है? हाँ सर। तो ये तो हो गई नॉर्मल जिंदगी, ये तो हो गई आम जिंदगी। अब सर एक बात बताओ, ये जो कॉस्ट है ये पता कैसे चलेगी कितनी कॉस्ट है? आपको इनवॉइसेस देखने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं इसके इनवॉइसेस देखने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो दो बेसिक पॉइंट तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा लिख देगा, 2 नंबर तो कोई भी बटोर लेगा। अब थोड़ी सी मजेदार बातें करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है क्या कि कुछ चीजें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे वैल्यू होती है? हाँ सर। तो ये कहता है अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह यूज करी है तो इसका बेसिस क्या है? क्या आपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया? और अगर आप स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हो तो कुछ वेरिएंस निकलती है। हाँ, कॉस्टिंग वाले सर ने सिखाया था, तो हम यहां पे वेरिएंस एनालिसिस भी देखेंगे। और असली मजा किसमें है सर? जो रॉ मटेरियल ऐसी इन्वेंट्री का है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ऐसी इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल जो मार्केट में बिक ही नहीं रही,
तो उसको आप हमेशा एनआरवी पे वैल्यू करके चलते हो कि मार्केट में अगर मैं रॉ मटेरियल को बेचने जाऊं तो लोग कितने में खरीदेंगे। सो दैट डैमेज्ड और ऑब्सोलीट वाला केस विल बी वैल्यूड एट एनआरवी। क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। लास्ट बार मुझे फटाफट रिकॉल करा दो। रॉ मटेरियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? उसकी कॉस्ट पे, जिसमें आपकी फ्रेट भी आ जाता है, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज भी आ जाती हैं। ये मैं कॉस्ट कहां से देखूंगा? इनवॉइस पे देखूंगा। अब दो चटपटी बातें क्या थी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस, और दूसरा पॉइंट क्या था? जो रॉ मटेरियल खराब हो चुका है, इट इज ऑब्सोलीट, इट इज डैमेज्ड, तो उसको आप एनआरवी पे वैल्यू करके चलोगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब मुझे एक बात बताना, रट्टा लगाने चाहोगे तो ये पॉइंट्स भूल जाते हैं, लॉजिकली चलेंगे याद रहते हैं। अगली बात बताना, वर्क इन प्रोग्रेस की स्पेशलिटी क्या है? सर वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन डिपेंड करती है आप किस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे उसको वैल्यू कर रहे हो। 20% माल कंप्लीट हो चुका है, 30% हो चुका है, 60% हो चुका है, 80% हो चुका है, तो कहीं ना कहीं क्या मैं ऐसा बोल दूं, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आपको यहां पे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देखनी होती है? हाँ सर। अब इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक इंक्लूडेड, एक एक्सक्लूडेड। एक इंक्लूडेड, एक एक्सक्लूडेड। जो ओवरहेड इंक्लूडेड है उसका बेसिस देख लो कि कौन कौन से ओवरहेड को इसमें इंक्लूड कर रखा है, और जो एक्सक्लूडेड है वो क्या है? एबनॉर्मल वेस्टेज। तो अगर आपको लगता है वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज है, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड। अब आ जाओ आरटीपी पे। सबसे पहले रॉ मटेरियल के पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, मजा आ जाएगा। देखो ये कहता है सी द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड, दैट इज कैरीज इनवर्ड, नॉन रिफंडेबल ड्यूटी। ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहां से मिले? इनवॉइस से। सो टेस्ट चेक द कॉस्ट प्राइजेस विद द परचेज इनवॉइस रिसीव्ड इन द मंथ प्रायर टू काउंटिंग, क्योंकि जनरली पिछले महीने में ही खरीदा होगा। अब दो मसालेदार पॉइंट कौन से थे सर? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, एंड अगला था डैमेज्ड और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को एनआरवी पे वैल्यू करेंगे। आहा, मजा आ गया। अब आओ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस की बात करूं तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देखना जरूरी है। कुछ कॉस्ट इंक्लूडेड, कुछ कॉस्ट एक्सक्लूडेड। जो कॉस्ट इंक्लूड हुई है उस ओवरहेड का, कहां गया कीवर्ड? ओवरहेड। जो भी ओवरहेड इंक्लूड हुआ है उसका आपने बेसिस देख के चलना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। और लास्ट में एक्सक्लूड कौन सी होती है? एबनॉर्मल वेस्टेज। मजा आ गया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। एकदम प्यारे प्यारे, हौले हौले, मीठे मीठे तरीके से मजा आ गया। और अब भी अगर तुम लाइक नहीं कर रहे ना, बहुत बदमाश बच्चे हो, वेरी वेरी बैड। जल्दी बताओ, क्लियर है? ऑसम। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर? टोटल क्वेश्चन है गिन के 8। आई थिंक 8 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यानी 50% काम हो गया। बस 4 क्वेश्चन बाकी है गिन के, 4 क्वेश्चन बाकी है गिन के। आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, प्लीज फोकस करो। ये आएगा पता है इस बार, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, काफी टाइम से पेंडिंग है, ऐसे 570 एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। During the audit of a company, CA Karthik has noticed that the company's turnover has fallen drastically. ठीक है सर। ये कह रहे पिछले 3 साल के कंपैरिजन में इस बार टर्नओवर बहुत गिर गई है। क्यों गिर गई है? ड्यू टू लॉस ऑफ मेजर मार्केट एंड की कस्टमर। सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, ये कौन सी कंडीशन थी? क्या ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर है, या अदर इंडिकेटर है? बताओ जरा। हाँ इंडिकेटर तो है, कौन सा है सर? ना तो फाइनेंशियल ना अदर, दिस इज अ ऑपरेटिंग इंडिकेटर। ये ऑपरेटिंग इवेंट और कंडीशन है। कंपनी इज इन द नीड ऑफ फंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बट जो बैंकर्स हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे। अब अगर बैंकर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे तो ये क्या है? अगर आपके बैंकर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे तो ये क्या है सर? ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है कि आपके क्रेडिटर्स, आपके बैंकर्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे। वेरी वेरी गुड। तो इन्होंने बोला ये सब टाइम पास के बाद आप क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करोगे एज पर एसए 570 व्हेन द इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। तो मुझे बताओ, जब भी इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाती है, सबसे पहले तो आप बोलोगे जो जो आपको दिक्कतें ऊपर मिली हैं कि दीज आर इवेंट्स एंड कंडीशन, ये एग्जांपल्स हैं इवेंट और कंडीशन के, जिसकी वजह से दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। जो लाइन अपन क्लास में याद करते वही की वही लाइन यहां पे लिखनी है। फिर आप बोलोगे जब भी इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई होता है, हमको देखना है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं,
हमको एविडेंस चाहिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं, और साथ ही साथ देखना है कि कोई मिटिगेटिंग फैक्टर है कि नहीं। मिटिगेटिंग फैक्टर मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए हमारा किसी एंटिटी के साथ कि अब ये जो दिक्कत है ये सारी साइड हो जाए। तो इसके लिए हमें एविडेंस के लिए क्या करने पड़ते हैं, एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं हमको क्या करने पड़ते हैं, एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ते हैं। अब ये एडिशनल प्रोसीजर क्या थे, हमको इवेंट कंडीशन मिला, मैनेजमेंट से पूछो उनको भी मिला क्या, उन नलायकों ने असेसमेंट ही नहीं करी, तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू परफॉर्म गोइंग कंसर्न असेसमेंट। फिर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न असेसमेंट करके तुम्हारे पास आई, तुमने पूछा खाली हाथ आ गए, प्लान कहां है। तो जो मैनेजमेंट प्लान लेके आती थी, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड क्रिश, शाबाश, ये रहा प्लान। जो मैनेजमेंट प्लान लेके आएगी इसके अंदर दो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सर, इसके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, इससे चीजें इंप्रूव भी हो, ये फीजिबल भी होना चाहिए। इससे कंडीशन इंप्रूव भी हो और ये फीजिबल भी होना चाहिए। क्या सूखा सूखा प्लान काफी है या एक और चीज लाऊं, सर एक चीज और लाओ। मैंने कहा अगली चीज क्या है, कैश फ्लो फोरकास्ट। अब कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया कैसे, प्रेजेंट डेटा पे अजम्पशंस लगा के। प्रेजेंट डेटा पे अजम्पशंस लगा के तो मैं दो चीजें देखता हूं, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड अजम्पशंस, कि जो अजम्पशंस है वो सपोर्टिंग है कि नहीं। अब सारे बच्चों ने मुझे बोला गोइंग कंसर्न असेस करे हुए बहुत टाइम हो गया। जो फर्स्ट स्टेप में मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस की थी वो तो एक पॉइंट इन टाइम पे थी, क्या उसके बाद भी कुछ एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, आ सकते हैं सर। और आखिरी में हम क्या लेते हैं, शेरा वाली अंबे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ। यानी जो उन्होंने हमको प्लान बताया था, जो उस प्लान की फिजिबिलिटी बताई थी, क्या वो उस पे हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी हैं। तो यही पांच बातें आपको यहां पे लिखनी है। सबसे पहले अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं कर रखी तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट। अब जब असेसमेंट करके आएगी तो खाली हाथ नहीं लाएगी, प्लान भी लाएगी। प्लान में दो चीजें, इंप्रूव द सिचुएशन एंड फीजिबल इन द सर्कमस्टेंस। फीका फीका प्लान अच्छा नहीं लगता, कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे। कैश फ्लो फोरकास्ट में रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन। काफी टाइम हो गया, एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द प्लान एंड फीजिबिलिटी। गॉट इट, गॉट इट सर। सो दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, बट हाँ इसका कोई क्वेश्चन नहीं था आईसीआई का अभी तक, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको यहां पे आरटीपी में करा दिया। अब सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 2 मिनट दूंगा इनके पॉइंट्स रीड करने के लिए, बड़े इजी पॉइंट्स हैं। फिर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे फटाफट सारी की बातें दिमाग में बैठ जाएंगी। सर मेरे को पूरे पॉइंट लिखने हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट। अरे 5 पॉइंट में क्या कंजूसी करोगे, पूरा लिखो ना, अपने लिए लिख रहे हो, मेरे लिए नहीं या किसी और के लिए नहीं। 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 50 होते तो मैं बोलता 5 याद करो। अब चुपचाप क्वेश्चन 6 पे आओ, कंजूस। इधर फोकस करो। ये कहता है देयर इज अ एनजीओ बेस्ड इन कोलकाता, आमी कोलकाता वीवू। इट कलेक्टेड सिग्निफिकेंट डोनेशंस फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन बिहार। ये कह रहे बिहार में कुछ बाढ़ आई, इसके लिए इन्होंने डोनेशंस कलेक्ट करे। These funds were distributed to various NGOs operating in Bihar to support the relief efforts. आपको अपॉइंट किया गया एज द ऑडिटर ऑफ दिस एनजीओ अकाउंट्स इन विच इट इज कलेक्टेड एंड डिसबर्स दिस डोनेशन। आपको बनाना है ऑडिट प्रोग्राम टू ऑडिट द रिसीट्स एंड ऑडिट द रेमिटेंस ऑफ द कलेक्टेड फंड्स। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट रिसीट्स वाले पॉइंट्स एक बार रीड थ्रू कर लो, गिविंग यू 1 मिनट। 1 मिनट लेके रिसीट्स वाले पॉइंट गो थ्रू करो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे अपने को ध्यान रखने हैं, बहुत इजी पॉइंट्स हैं। कम ऑन एवरीवन, लास्ट 20 सेकेंड्स।
हाँ जी मित्रों, सबने रीड कर लिया? कर लिया सर। अब आपको इसमें से सिर्फ 5 पॉइंट्स मेरे को लगता है मोटा माटी ध्यान रख के चलने चाहिए, उसके अलावा कुछ दिमाग में ज्यादा दिक्कतें नहीं है। मुझे बताओ, जब मैं बात करता हूं रिसीट ऑफ डोनेशंस की, तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल। जो एंटिटी के प्रोसेस है, प्रोसेस का ही दूसरा नाम इंटरनल कंट्रोल होता है। ये आप देखोगे कि देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें? कि सबसे पहले एक बंदा डोनेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है सर। जब मैंने डोनेशन कलेक्ट करी, तो आपको नहीं लगता, आप मुझे जब अपना बहुमूल्य पैसा दे रहे हो, तो मुझे आपको इसकी एक रसीद काट के देनी चाहिए कि जो आदरणीय शिवम है, जो आदरणीय हर्ष है, इन्होंने मुझे पैसे दिए। हाँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी जो रसीद की बुक है उसमें से एक रसीद काट के आपको दूंगा कि आपने इतना पैसा दिया, प्लस आपने मुझे पैसा भी दिया है, तो उस पैसे की कस्टडी भी करनी पड़ेगी एक अच्छे इंसान को। हाँ, तो क्या मैं कह दूं तीन तीन चीजें हो गई सर? क्या क्या हो गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम याद रहेगा तो बाकी पॉइंट्स करेक्ट हो जाएंगे। तो ये कह रहा है आपको डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है कि आप सबसे पहले डोनेशन कलेक्ट करोगे, रसीद दोगे, और जो पैसा कलेक्ट किया उसकी कस्टडी रखनी पड़ेगी, संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये कहता है सबसे पहला पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीन चीजों को लेके। उसी से आपका सेकंड पॉइंट निकलेगा कि कहीं ना कहीं मैं आपको रिसीट दूंगा तो उसके लिए मेरे पास रसीद बुक होनी चाहिए, और जो अनयूज्ड बुक्स हैं उनको मैं रिटर्न कर दूंगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, एंड इन बुक्स को आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो एज अ ऑडिटर। ठीक है सर। अब इसके अलावा जो डोनेशंस कलेक्ट हुई, ये जो आप डोनेशंस रिसीव कर रहे हो, ये दो तरीके से आ रही है। आपने पूरा आंसर पढ़ा है? हाँ सर। कुछ डोनेशन चेक के थ्रू आ रही है, कुछ कैश के थ्रू आ रही है। तो जो चेक के थ्रू आ रही है ना, उसके केस में अगेन आपने देखना है कि जो भी आपने रसीद वगैरह दी, क्या उसकी डुप्लीकेट कॉपी पे भी उतना ही लिखा है। तो सपोज मुझे चेक मिला 1000 रुपए का, मैंने उसको रसीद दी होगी, तो रसीद की डुप्लीकेट कॉपी भी 1000 रुपए दिखानी चाहिए। तो ये कह रहा है चेक के केस में आपने देख लिया, वेरी गुड, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जस्ट लाइक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, शाबाश। उसके अलावा जो कैश रिसीट्स है उनको भी वाउच कर लो। अब एक बात बताओ, जो कैश रिसीव करिए क्या उसको बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये कह रहा है बैंक रिकंसिलेशन में ये चीज देख लेना विद रिस्पेक्ट टू द कैश डिपॉजिट्स। क्या कुछ ऐसा कैश वगैरह तो नहीं जो रिसीव तो हो गया पर बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, या फिर डिपॉजिट तो हो गया बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ? अगर बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ तो फिर उसकी रिकंसिलेशन एंट्री आएगी। तो 5 बातें फटाफट एक बार देखेंगे और इन्हीं 5 पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करके चलेंगे। रिसीट्स ऑफ डोनेशंस के 5 पॉइंट शुभम सर ने क्या बताया? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्शन और कस्टडी। कस्टडी में रिसीट बुक वाला पॉइंट देख लेना, जो भी अनयूज्ड है वो रिटर्न कर दो, जो भी बंदा जिसने इशू करी है, एंड फिजिकली वेरीफाई करो। ठीक है सर। अब जो पैसा रिसीव हुआ है वो दो तरीके से रिसीव हो सकता है, चेक से, कैश से। चेक के केस में अगेन उसकी रसीद देख लेंगे, कैश के केस में कैश रिसीट्स देख लेंगे, और आखिरी में जब आपने कैश डिपॉजिट करे और बैंक में क्रेडिट नहीं हुए तो उसके लिए बैंक रिकंसिलेशन। आर द 5 पॉइंट्स का फ्लो क्लियर? बिकॉज सारे इतने जनरल पॉइंट्स है ना, ऐसा लगेगा सब सेम ही है। तो अगर फ्लो में चलोगे तो पांचों के पांचों पॉइंट्स इजीली दिमाग में बैठ जाएंगे। जल्दी से बताओ, पानी के 2 घूंट लगाओ और बोलो डन 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 डन। फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाता हूं कि कैसे इनको रेमिटेंस भी किया जा रहा है टू द अदर एनजीओस। अगर चाहो तो इसकी फोटो ले लो। 1 2 3 4 5। चलो सर, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अगेन गिविंग यू 1 मिनट, अगेन गिविंग यू 1 मिनट। चलो, पांचों के 5-6 पॉइंट जो भी दे रखे हैं फटाफट इनको रीड कर लो। बढ़िया। स्क्रूटिनाइज मतलब चेक करना। कहां लिख गया तुमको स्क्रूटिनाइज? कहां देख रहे हो इतने भारी भारी लेटर? देखो,
यही जो भी डिमांड ड्राफ्ट है उसको चेक करो विद रेफरेंस टू द रेसिपिएंट, यानी क्या जो डिमांड ड्राफ्ट था, जो आपने पैसा भेजा, वो सही रेसिपिएंट को भेजा कि नहीं, सही इंसान को भेजा कि नहीं। ठीक है, स्क्रूटिनाइज मतलब चेक करना। अब आओ मेरे साथ। सर रेमिटेंस वाली गेम भी थोड़ी अजीब लग रही है, रेमिटेंस वाली गेम भी थोड़ी अजीब लग रही है, तो मुझे बताओ क्या रेमिटेंस का फ्लो यही है? क्या रेमिटेंस का फ्लो यही है कि सबसे पहले एक एनजीओ को सेलेक्ट करेंगे? हाँ सर। अब जिस एनजीओ को सेलेक्ट किया है वो जेन्युइन एनजीओ होना चाहिए, बदमाश नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो पहले सेलेक्ट किया किसको? जेन्युइन को। जब आपने सेलेक्ट कर लिया, अब देखो इसको पैसा कैसे भेजना है, दैट इज द मोड ऑफ सेंडिंग द पेमेंट। वेरी गुड। जब आपने मोड डिसाइड कर लिया, भेज दो। जब आपने मोड डिसाइड कर लिया, भेज दो। यानी आपने क्या करना है? कंफर्म द रिसीट ऑफ रेमिटेंस। सामने वाले से पूछो तुमको रेमिटेंस मिल गई? हमने मोड देखा था, तुमको रेमिटेंस मिली कि नहीं? अब जब उसको रेमिटेंस मिल गई तो उससे चेक करो उसने उसको यूटिलाइज कैसे किया, हाउ द डोनेशन वाज यूटिलाइज्ड। सर ये तो बड़ा इजी है, लास्ट बार एक बार फटाफट बता दो, मजा ही आ जाएगा सर। ना, आईसीआई का काम है रायता फैलाना, अपना काम है समेटना और एग्जाम क्लियर कर जाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले एनजीओ सेलेक्ट करेंगे, जिसको सेलेक्ट करेंगे जेन्युइन होना चाहिए। फिर देखेंगे पैसा कैसे भेजना है, मोड ऑफ सेंडिंग द पेमेंट। फिर उससे पूछो मिल गया क्या तुमको, हमारा भेजा हुआ पैसा मिल गया, कंफर्म द रिसीट। एंड आखिरी में पांचवा पॉइंट क्या था सर? जब उसको पैसा मिल गया तो चेक करो उसने उसको यूटिलाइज कैसे किया, हाउ द डोनेशन वाज यूटिलाइज्ड बाय द एनजीओ। तो ये आपके पांचों पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला पॉइंट यहां पे मार्क करते चलो मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसीडर हियर इज सिस्टम ऑफ एनजीओ सिलेक्शन। इनका लास्ट हमारा फर्स्ट, किसको हमें भेजना है। सेकेंड थिंग इज जिसको भी भेजोगे उसकी आइडेंटिटी देख लेना, जेन्युइन एंटिटी होनी चाहिए। इसके लिए आप उसका एटीजी का रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? एटीजी की फील आ गई सर। वहां पे भी बात होती थी ना डोनेशंस की, डिडक्शन की। हाँ सर। इसके अलावा जो भी आइडेंटिटी फिक्स हो गई उसको देखो अब आपको मामला कैसे भेजना है, मोड ऑफ सेंडिंग द अमाउंट। जनरली अकाउंट पे ही चेक से होता है, आप डिमांड ड्राफ्ट से भी भेज सकते हो। ठीक है सर। अब जब मैंने सामने वाले को भेजा, कंफर्म भी तो कर लो उसको मिला कि नहीं। कंफर्म द रिसीट ऑफ रेमिटेंस, अगेन आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जानी चाहिए। एंड लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में हम उसकी यूटिलाइजेशन देख के चलेंगे। तो यहां पे इन लोगों ने ना आंसर पता नहीं पुराना कोई कॉपी कर लिया होगा, तो यहां पे सुनामी की जगह फ्लड विक्टिम होना चाहिए, बिकॉज बिहार के फ्लड की बात की गई थी। ठीक है ठीक है, गॉट इट सर। अब 2 क्वेश्चन बचे गिन के। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अग्रिम, a CA student is a part of the engagement team conducting the audit of Madurai branch of ARB Bank. CA Bhuvan, the engagement partner, has asked him to verify the provision. ये कह रहे प्रोविजन देखो ऑफ द NPAs। अब ये जो प्रोविजंस है, इसने बोला कि ये हमारे पास 4 अकाउंट्स है, AK, जुपिटर, VTN कंपनी, ASDN सन्स। इनकी NPA क्लासिफिकेशन क्या है? D1 सबस्टैंडर्ड, D2 लॉस। जिनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 10, 50, 30 और 1 लाख रुपए, और इन्होंने ये प्रोविजन बना रखा है। सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, प्रोविजंस की परसेंटेजेस क्या थी? व्हाट वर द प्रोविजंस का परसेंटेजेस? ये प्रोविजन की परसेंटेज जिसको याद रहेगी वही ये वाला आंसर सॉल्व कर पाएगा। भाई साहब बता दो जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। कह रहे ये क्वेश्चन आरटीपी में बन के क्यों आते? क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस ने एग्जाम में रिपीट होना है, 15, 25, 40, 100। 15, 25, 40, 100। बच्चा कह रहा है 15%, 25%, 40%, 100%। मुझे एक बात बताना, यहां पे क्या ये चीजें सिक्योर्ड हैं? क्या इन्होंने सिक्योरिटी के बारे में कुछ लिख रखा है? द एंगेजमेंट पार्टनर हैज ऑलरेडी वेरीफाइड द एनपीए क्लासिफिकेशन, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स रिलेटिंग टू ईच एनपीए एक्सेप्ट ASD एंड सन्स आर फुली सिक्योर्ड। ये कह रहा है ASD एंड सन्स जो है ना, ये वाला नलायक, ये सबसे खराब है, ये अनसिक्योर्ड है, बाकी सारे के सारे फुली सिक्योर्ड है। ठीक है सर। हाउएवर only the personal guarantee of proprietor, net worth of the proprietor 50 lakhs is available in the account of ASD and son. Comment on the correctness of provision. अब सारे बच्चे इधर देखना, तुमने मेरे को प्रोविजन की अमाउंट एकदम बढ़िया बताई, 15, 25, 40, 100। मुझे बताओ 15% किसके लिए होता है? 15% किसके लिए होता है सर? 15% आपका रहेगा सब स्टैंडर्ड के लिए। जल्दी से बोलो 15% किसके लिए उठाऊं? तुमने बोल तो दिया 15, 25, 40, 100। किसके लिए उठाना है 15%?
कोई कह रहा है स्टैंडर्ड, कोई कह रहा है सब स्टैंडर्ड। सर आप ना इनको ना बैंक ऑडिट रिवाइज कराओ पहले तो। ये आ गए हैं एकदम बढ़िया मजे में, ये आ गए हैं एकदम बढ़िया मजे में। इनको हम पहले बैंक ऑडिट के ना प्रोविजंस की अमाउंट्स रिवाइज करते हैं। इधर देखो, जब भी मैं बात करता हूं सब स्टैंडर्ड की तो इस पे कितना प्रोविजन बनेगा? 15%। ठीक है सर। जब भी डाउटफुल की बात करेंगे तो इसमें आते 3 कैटेगरी, D1, D2, D3। D1 मतलब अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। यहां पे अगर अनसिक्योर्ड है तो सब पे 100%, यहां पे अगर अनसिक्योर्ड है तो सब पे 100%। वेरी वेरी गुड। और अगर सिक्योर्ड है तो आप बोलोगे 25, 40, 100। से विद मी, 25, 40, 100। तो सारे बच्चे इसको ना एक ही फ्लो में याद रख लो। सब स्टैंडर्ड D1, D2, D3, 15, 25, 40, 100। ओहो हो, एक बार फिर से करो मेरे साथ, 15, 25, 40, 100। तो जब आपने 15, 25, 40, 100 वाला टाइम पास कर लिया, हाँ सर कर लिया, अब आओ आरटीपी पे, अब आओ आरटीपी पे। तो मुझे एक बात बताओ, सब स्टैंडर्ड पे कितना बनेगा? सर इस पे बनेगा 15%। D1 पे कितना बनेगा? 15, 25, 40, 100। तो इस पे बनेगा 25%। 40 किस पे बनता था? D2 पे। तो इस पे बनेगा 40%। और अगर यहां पे D3 होता, अगर यहां पे D3 होता 15, 25, 40, 100, तो हम D3 पे भी कितना बनाते? 100% बना के चलते। गॉट इट? गॉट इट सर। तो अगर हम यहां पे प्रोविजन की अमाउंट निकाले, 10 लाख का 25% कितना होता है? 2.5 लाख। तो इन्होंने यहां पे गलती कर रखी है। अगर मैं 50 लाख का 15% निकालूं तो कितना होता है? 7.5 लाख। तो ये तो ठीक है। अगर मैं 30 का 40% निकालूं तो ये कितना बनता है? 12 लाख बनता है। और यहां पे जो 1 लाख है इस पे 100% ही प्रोविजन बनेगा, तो यहां पे 1 लाख का ही बनेगा। तो इन लोगों ने भी यहां पे आपको पूरी की पूरी टेबल दे दी, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो यही टेबल आपने यहां पे कॉपी पेस्ट करनी है। फायदा हो गया याद करने का, 15, 25, 40, 100। इसके अलावा आपने बोलना है एक एक के केस में 2.5 लाख होना चाहिए, जो कि इन्होंने 5 लाख का बना रखा है। जुपिटर के केस में 7.5 लाख होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। वीटीएन कंपनी के केस में 12 लाख होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 30 लाख, एंड एएसडी एंड सन्स के केस में 100% प्रोविजन बनेगा। अच्छा अब एक बात और बताओ, एक बात और बताओ सारे बच्चे, अगर मैंने किसी बहुत अमीर आदमी को लोन दिया है, बहुत अमीर आदमी को एडवांस दिया है, जिसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी गाड़ियां है, बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत सारे आइटम्स हैं बढ़िया वाले महंगे महंगे, पर उसका एडवांस ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, तो क्या मैं उसको एनपीए नहीं बोलूंगा क्या? सर तब भी हम उसको एनपीए बोलेंगे। जो एनपीए की क्लासिफिकेशन है वो हमेशा रिकवरी के बेसिस पे होती है। सामने वाले की नेटवर्थ क्या है, सामने वाला कितना अमीर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने क्लास नोट्स देखोगे तो हमने रेंचो का एग्जांपल लिया था, रेंचो का एग्जांपल लिया था। एक बार जाओगे तो क्लास नोट्स में आपको रेंचो का एग्जांपल मिल जाएगा। सर वहां पे यही बात की थी, रेंचो बड़ा अमीर आदमी है। अगर रेंचो अमीर आदमी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको हम उसने क्या बोलते हैं कितने पैसे हैं। अगर उसका पैसा ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज तो हम उसको एनपीए मानेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए इज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। उसके पास क्या, उसने क्या सिक्योरिटी दे रखी है, क्या नेटवर्क दे रखी है, इट इज इररेलीवेंट। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद अपन आपको बढ़िया बढ़िया टाटा बाय बाय बोलेंगे। हाँ, गरीब बैंक, क्या बात है, आमिर ने एकदम सही कहा, गरीब बैंक से लोन लिया था। वेरी वेरी गुड। सीए सुधाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अमरो लिमिटेड। बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट उसने देखा कि उसका जो कजन है उसके पास कुछ शेयर्स थे इन द कंपनी, एंड वो रिसेंटली पास अवे हो गया और सुधाकर को नॉमिनी बना के चला गया, सुधाकर को नॉमिनी बना के चला गया, और उन शेयर्स की काफी सब्सटेंशियल वैल्यू है। ऑल्दो होल्डिंग सच शेयर्स थ्रू अ डिस्टेंट रिलेटिव डज नॉट वायलेट द लीगल प्रोविजंस विच कैन अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस। ठीक है सर। दिस अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस प्लेसेस हिम इन अ डिलेमा। एडवाइज सीए सुधाकर ऑन हाउ ही शुड डील विद दिस सिचुएशन एंड सेफगार्ड हिज इंडिपेंडेंस। सर क्वेश्चन नया है, कॉन्सेप्ट पुराना है, रिश्ता वही सोच नहीं। कौन सा आंसर आएगा यहां पे, कौन सा आंसर यहां पे आएगा? ये बोल रहा है आपको सीए सुधाकर को गाइड करना है। लास्ट लाइन पढ़ो, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन एंड सेव गार्ड द इंडिपेंडेंस। क्या इंडिपेंडेंस के सेव गार्ड से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाया था क्लास में?
सर आपने ना सेफ गार्ड के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे। हाँ, वही गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहां पे लिखने हैं, वही गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहां पे लिखने हैं। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ सर, क्या होगा? सबसे पहले हम बोलेंगे यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ठीक है सर। तो इस केस में इसको क्या करने पड़ेंगे? सेफ गार्ड लेने पड़ेंगे। सेफ गार्ड का क्या मतलब है? कोई एक्शंस जिससे वो कहीं ना कहीं थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकता है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। बस ये दो कीवर्ड आने चाहिए। सेफगार्ड्स आर द एक्शन टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब सर सेफगार्ड के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे? तो सबसे पहले ये कहते हैं बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। हमको इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है सर। अब इसके बाद आपको जब भी कोई काम एक्सेप्ट करो, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, आपने चेक करना है कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है। और अगर थ्रेट है तो दो चीजें हैं, या तो उसको एलिमिनेट कर दो या रिड्यूस कर दो। या तो आप उसको एलिमिनेट कर दो या सेफगार्ड लगा के रिड्यूस कर दो। दोनों चीजें ही नहीं हो रही तो टास्क की मत उठाओ, ठीक है। तो या तो उसको एलिमिनेट कर दो या थ्रेट को रिड्यूस कर दो या फिर टास्क की एक्सेप्ट मत करो। बट अगर आप सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे तो फिर आपको काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर है? यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमको क्लियर है। तो अब इस केस में सुधाकर को क्या करना चाहिए? आपने पूरा प्रोविजन लिख दिया। अब कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, सुधाकर जी को क्या करना चाहिए? इसको शेयर रखने चाहिए या शेयर बेच देने चाहिए? सर शेयर बेच देने चाहिए, चुपचाप शेयर बेच देने चाहिए। सो सुधाकर should take steps to eliminate the threat by selling the shares before accepting the appointment। अगर वो शेयर नहीं बेच पा रहा तो फिर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ना करे। गॉट इट? गॉट इट सर। सो यहां आपकी प्यारी प्यारी आरटीपी कंप्लीट होती है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इस क्वेश्चन में क्यों से फिट किया, क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ी। तो अगर एग्जाम में भी इस तरह के नए क्वेश्चन आते, घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट अपन ने क्लास में करे हुए हैं सारे, आपने बस लास्ट लाइन में पढ़ना है कि कौन से कॉन्सेप्ट आईसीएच आता है। आप यहां पे लिखो और मजा आ जाएगा। सो इन लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम में मैंने पूरी आरटीपी के जितने भी नए नए प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सवाल थे आपको करवा दिए। प्रोविजंस भी याद कर दिए। सर प्रोविजंस क्या थे? 15, 25, 40, 100। 15, 25, 40, 100। तो 15, 25, 40, 100 अच्छे से याद रखेंगे एंड डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, क्योंकि मित्रों खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगला सेशन MTP1 के जितने भी नए केस सिनेरियोज और नए क्वेश्चन है वो जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। इन सारे अपडेट्स के लिए एक चीज जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये जो पीडीएफ है, कहां गया नालायक, ये जो पीडीएफ है ये भी टेलीग्राम चैनल पे। MTP1 सेशन जो होगा उसका भी अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बड़ा मजा आएगा। चलो हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।